नमस्कार, प्रॉपर्टी जंक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जैद। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम पर है तो वो जमीन अब आपकी हो गई? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में साफ कह दिया है कि रजिस्ट्री का मतलब ओनरशिप नहीं होता है। जी हां, अब सिर्फ कागज पर नाम होना काफी नहीं है, असली मालिकाना हक साबित करने के लिए और भी बहुत कुछ होना चाहिए। तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर खरीद रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं तो किन किन दस्तावेजों की आपको जांच करनी चाहिए, कैसे करें सही टाइटल वेरिफिकेशन और कैसे बचे फर्जी प्रॉपर्टी के जाल से, क्योंकि एक आपकी छोटी सी लीगल मिस्टेक आपके लाखों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट को डुबो सकती है। तो आज के शो में हम इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस किस मुद्दे पर आज के शो में चर्चा होगी। हम आपको ये बताएंगे कि क्या रजिस्ट्री का मतलब मालिकाना हक नहीं होता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इस बारे में भी बात करेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीजें चेक करनी चाहिए। इसके अलावा इस पर भी बातचीत होगी कि टाइटल डीड और ईसी क्यों जरूरी हो जाता है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे म्यूटेशन और कब्जे की जांच जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ग्वालियर के रहने वाले आकाश शर्मा को आखिरकार क्या परेशानी हुई। ग्वालियर के रहने वाले आकाश शर्मा ने एक अच्छी लोकेशन पर एक प्लॉट खरीदा और रजिस्ट्री भी करवा ली। सोचा कि अब जमीन अपनी हो गई है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब उन्होंने उस प्लॉट पर निर्माण करवाना शुरू किया तो एक और व्यक्ति वहां पहुंच गया और दावा करने लगा कि जमीन उसकी है। विवाद अदालत तक पहुंचा और वहीं सामने आई एक बड़ी सच्चाई। जिस व्यक्ति से आकाश ने जमीन खरीदी थी वो उसका असली मालिक ही नहीं था। रजिस्ट्री तो हो गई थी, लेकिन टाइटल क्लियर नहीं था। प्रॉपर्टी के ना तो ईसी जैसे जरूरी कागजात चेक किए गए और ना ही म्यूटेशन हुआ था। आज 2 साल बाद भी आकाश ना उस जमीन पर निर्माण करा पा रहे हैं और ना अपना पैसा वापस ले पाए हैं। तो क्या रजिस्ट्री का मतलब मालिकाना हक है या नहीं है, और अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसी बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर सुरेंद्र खारिया जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रॉपर्टी मामलों के जानकार हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बलवी, थैंक यू। तो सुरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि रजिस्ट्री से जो है ओनरशिप साबित नहीं होती है। अगर मैं एक आम आदमी की बात करूं तो उसको इस फैसले से क्या समझना चाहिए? आखिरकार इसका असल मायने क्या निकलते हैं? पल्लवी, कैसे है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 लोगों के बीच का एक एग्रीमेंट है जो कि रजिस्टर्ड होता है। लेकिन इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अब उसका दाखिल खारिज कराया या नहीं कराया, म्यूटेशन कराया कि नहीं कराया। क्योंकि जो मालिकाना हक प्रूफ करता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही प्रूफ करता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ही ये डॉक्यूमेंट होते हैं कि आज की तारीख में इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। लोग इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं, दाखिल खारिज कराना या म्यूटेशन कराने को बड़ा लाइटली लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सब रजिस्ट्रार यहाँ पर ओनरशिप की जांच नहीं कर रहा है तो आखिरकार खरीदार जो है क्या उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी? भाई उसे चेक करना है कि ओनरशिप किसकी है, उसको सारी चीज़ें चेक करनी है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। सो बेसिकली इसमें स्टेप्स होते हैं। जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे होते हैं तो आपको जो सेलर है उसके पास में प्रॉपर्टी की पूरी चैन चेक करनी होती है, प्रॉपर्टी के पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं कि उसके पास में प्रॉपर्टी जो बेच रहा है उससे संबंधित क्या क्या कागजात हैं। अगर वो कागजात उसके पास पूरे हैं, उसके बावजूद भी आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाके चेक करना चाहिए। एक 12 साल होता है कि 12 साल में इस प्रॉपर्टी में किसी तरह की कोई एग्रीमेंट टू सेल, कोई गिफ्ट डीड, कोई रजिस्ट्रेशन, इस तरह कोई डॉक्यूमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो आपको चेक करना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाके। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चेक करना चाहिए कि जो मालिक बता रहा है अपने आप को मालिक है भी या नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपकी जिम्मेदारी एक ग्राहक होने के नाते जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ये सारी चीज़ें जो है क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है तो उसका हम कैसे पता करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हम अक्सर प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खरीद भी लेते हैं, उसके बाद पता लगता है कि अरे ये तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी। तो ये कैसे हम पता करें?
अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और उसका किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो यूजुअली वो कोर्ट केस जो होता है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ पे नोटिफाइड हो जाता है, उनकी कॉपी आ जाती है कि ये कोर्ट में लंबित केस है, डिस्प्यूटेड है, इसकी किसी तरह से कोई ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन वगैरह आप ना करें। तो अपन को रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से अपन पता कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है। अच्छा, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं होता जिसमें आप पता कर पाएं। ठीक है, तो आपको जो है पता तो करना ही पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है क्योंकि प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं। लेकिन अगर रजिस्ट्री हो गई है उसके बाद जो है कोई खरीदार ये देख रहा है कि भाई ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमने प्रॉपर्टी खरीद ली है, उसके बाद हमें पता लग रहा है कि अरे ये तो विवादित प्रॉपर्टी थी जो मैंने ले ली। चाहे वो विवाद अगर दो भाइयों के बीच में भी हो तो भी बहुत परेशानी जो होती है बढ़ जाती है। सो इसमें तो आपको केवल कोर्ट से ही आप इसका रिलीफ ले सकते हैं। अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो आप फौजदारी का मुकदमा कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिविल कोर्ट से जाके इसका रिलीफ ले सकते हैं कि इस तरह से हमने प्रॉपर्टी ली थी, ये ट्रांजेक्शन हमने की हुई हैं, पेमेंट्स हमने की हुई हैं, ये हमारा एग्रीमेंट था जिसके बेसिस पे हमने सारा कुछ किया हुआ है, और अब ये प्रॉपर्टी मुझे इस डिस्प्यूट में मुझे फंसा के मुझे पे दबाव डाला जा रहा है, तो कृपया इसका सोल्यूशन दें। तो कोर्ट्स के द्वारा फिर इसके सोल्यूशन निकलता है और कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास यही रहेगा कि आपको कोर्ट के जरिए जो है ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर कोई विवादित प्रॉपर्टी है और आपने गलती से खरीद भी ली है, सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप सारे दस्तावेज अच्छे से चेक करें, क्रॉस चेक करें कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है अगर कोई विवादित तो नहीं है। अब ऐसे में सुरेंद्र जी सबसे बड़ा सवाल, कौन कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें हमें चेक करना चाहिए? क्योंकि विवादित प्रॉपर्टी कोई भी नहीं खरीदना चाहता। एक इंसान अपनी पूरी उम्र भर की कमाई लगा रहा है, उसे एक अच्छा सा घर खरीदना है, लेकिन अगर विवादित हो तो मतलब ऐसे लगता है कि सपना पूरा चकनाचूर हो गया है, टूट गया है। तो ऐसे में कौन से दस्तावेज हमें चेक करने चाहिए? सो बेसिकली प्रॉपर्टी जो खरीद रहा होता है ना, वो उसके लिए बहुत बड़ा बजट होता है हमेशा। उसकी आपने सही बोला है कि उसकी जिंदगी की पूरी कमाई वो उसमें लगाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। सो बेसिकली जो जिस टाइप की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, मान लीजिए आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो ऑनलाइन आजकल सिस्टम हो गया है खसरा खतौनी चेक करने का। अच्छा। सो आप उसमें खसरा नंबर डालेंगे, साथ में आप उसका एड्रेस तहसील वगैरह डालेंगे, तो उससे पूरा डिटेल आपके पास में आ जाता है कि इसका एक्चुअल ओनर कौन है। आजकल तो उसमें ये भी डिटेल आता है कि किसी ने कोई लोन लिया हुआ है या कोई डिस्प्यूट है, कोर्ट केस वगैरह है, तो उसमें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा आपके पास वो जानकारी मिल जाती है। मतलब ये सारी जानकारी जैसे खसरा नंबर आप बता रहे हैं, लोन की जानकारी हो गई या डिस्प्यूट है, ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ, खसरा नंबर तो आपको जो सेलर वो देगा। हाँ हाँ, उसको आप जब सिस्टम में डालेंगे तो वो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी आ गई है आज की तारीख में। ठीक है। अगर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनकी अभी कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब कि वहां पे स्टिल कोई प्रॉब्लम सरकार की तरफ से भी चल रही है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी को तो आप अवॉइड ही करें। ठीक है। क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे पुराने सिस्टम चले आ रहे हैं, और अभी अगर उसका कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है और कोई पर्टिकुलर लोकेशन छूटी हुई है, इसका मतलब उस लोकेशन की प्रॉपर्टी में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं या कुछ दिक्कत चल रही है कि उसको कंप्यूटराइजेशन भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो उसको तो अवॉइड करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। और अगर कोई जैसे बना हुआ कोई प्रॉपर्टी है, कोठी है, प्लॉट है, तो उसकी पुरानी पूरी चेन कब आया था, किसने लिया था, कैसे लिया था, वो पूरा चेक करने की जरूरत है। साथ में वो जो हम बता रहे हैं आपको 12 साल निकालने की जरूरत है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चेक करने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज नोएडा में हम बात करते हैं, तो नोएडा का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो नोएडा अथॉरिटी ही है। हाँ जी। सो नोएडा अथॉरिटी से हमको चेक करना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी में कौन मालिक फाइनली आज की तारीख में मालिक कौन है। ओके, तो ये चीज़ें आप चेक करिए। खसरा नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा, उसे आपको चेक करना है। उसके अलावा पुरानी पूरी चेन जो है आपको एक बार ज़रूर क्रॉस चेक करनी चाहिए कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी कब कब किस किस ने खरीदी है, कौन इसका मालिक रहा है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो आके जाकर जो है आप सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया। देखिए, आप जब घर खरीद रहे हैं ना, तो ये आपकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको सारी चीज़ें अपने लेवल पर क्रॉस चेक करनी चाहिए, क्योंकि कमाई आपकी, पैसा आपका, जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि अगर कल को कोई भी दिक्कत हुई तो सपना आप ही का चकनाचूर होगा और पैसा आपका ही डूबेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप ज़रूर क्रॉस चेक करिए, अपने लेवल पे खुद कीजिए, किसी और पे भरोसा मत कीजिएगा। खैर, इस बीच में सुरेंद्र जी हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल जो है वो आने शुरू हो गए, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद जो है अपनी दिलचस्प चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल जो है वो पटना से प्रभाकर सिंह का है। ये कहते हैं कि हमने एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदी है, लेकिन एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो है उसमें मालिक का नाम जो है पिछले मालिक का नाम है, तो अब क्या ये परेशानी की बात है? सो जो पूछ रहे हैं, जो कॉलर है प्रभाकर जी हैं, वो बेसिकली वही सेम मिस्टेक कर रहे हैं
कि उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, लेकिन दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं कराया। ओके। जब तक आप म्यूटेशन नहीं कराएंगे तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पुराने ओनर का नाम ही चलता रहेगा। सो अगर कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाता है कि आज की तारीख में ओनर कौन है, तो वो जो पुराना एक्स बंदा था उसके नाम से ही रहेगा। अगर आपको अपने नाम पे कराना है तो आप प्रॉपर दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया होती है, जो उसकी फीस छोटी मोटी कुछ होती है वो बाय द वे, तो वो आप पे करें और अपने नाम से उसको चेंज कराएं, म्यूटेशन कराएं, दाखिल खारिज कराएं, फिर ऑलरेडी आपका नाम इसी में इनकम सर्टिफिकेट में आने लगेगा। ठीक है। और अगला सवाल जो है वो गोरखपुर से रेणुका त्रिपाठी का है। ये कह रही हैं कि एक ही जमीन पर 2 रजिस्ट्री हो गई, ऐसी स्थिति में किसका हक माना जाएगा? रेणुका जी, बेसिकली जब 2 रजिस्ट्री हो जाती हैं तो जो पहली रजिस्ट्री जिसके नाम पे हुई है उसका हक माना जाता है। ओके। क्योंकि अगर आपने दूसरी रजिस्ट्री करा ली तो पहली रजिस्ट्री वाला आपके ऊपर कोर्ट केस आपके साथ में, और जो सेलर है उस पर कोर्ट केस कर सकता है कि आप फ्रॉड करके मुझे एक बार प्रॉपर्टी देके फ्रॉड करके दोनों लोग मिलके हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए, 12 साल निकालना चाहिए, प्रॉपर्टी की पुरानी कागजात देखने चाहिए, ताकि आपको ये कंफर्म हो पाए कि आप सही प्रॉपर्टी ले रहे हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो साथ में जब आप फाइनल अपनी रजिस्ट्री करा रहे होते हैं उस टाइम ध्यान रखें कि जो पुरानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की पूरी चेन है वो आप सेलर से जरूर ले लें। ओके। ताकि सेलर इस तरह की कोई और चीज करना चाहे तो वो उसके दिमाग में, जब पेपर ही नहीं होंगे तो करेगा कैसे। ठीक है। और सुरेंद्र जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि अब जैसे रेणुका जी ने बताया कि भाई 2 रजिस्ट्री जो है हुई पड़ी है, तो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट जो है वो हमें उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर्टीज को अवॉइड भी करना चाहिए अगर आपको सामने दिख गया है तो? बिल्कुल करना चाहिए, मतलब इसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपका माइंड सेट ऐसा है कि आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी लेने में ही मजा आता है तो बात दूसरी है। क्योंकि कई बार डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी मार्केट रेट से 50% पे 40% पे मिल जाती हैं और आप सस्ता लेने के चक्कर में लेने की कोशिश करते हैं, तो आप जरूर समझिए कि आप इसमें लंबे समय के लिए इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। हम यहाँ बोलते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी 5-10% नीचे सस्ती आ रही है मार्केट रेट से, इट्स स्टिल गुड टू बाय। लेकिन अगर उससे ज़्यादा भी सस्ती आ रही है तो यू मस्ट बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। या तो उसके पेपर में कोई दिक्कत है, या इसके अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कहीं ना कोई ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी सस्ती बेच के बाहर निकलना चाहता है, जो पैसा मिले उसको लेके बाहर निकलना चाहता है। ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छी एक बात बताई है हमें। आप सारे दर्शकों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपको 10% के आसपास सस्ती मिल रही है तो हो सकता है कि व्यक्ति सामने वाले को ज़रूरत हो, इसलिए वो थोड़ी सी इतनी सस्ती आपको दे रहा है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा सस्ती है, जैसे कि सुरेंद्र जी ने बताया 30-40% तक अगर सस्ती है, तो आप संभल जाइए। कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट होगा जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है वो वहाँ से निकलना चाह रहा होगा कि भाई जैसे तैसे बस ये बिक जाए, मुझे कुछ पैसा मिल जाए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज से हम भी आपको यही सलाह देंगे कि आपको अपनी एक दूरी बनाकर जो है रखनी चाहिए। खैर, अगला सवाल जो है वो नासिक से कृष्णा पाटिल का है। ये कह रही है कि मैंने एक पुरानी प्रॉपर्टी खरीदी है और सोसाइटी जो है वो एनओसी नहीं दे रही है, तो क्या ये मसला जो है वो डील में अड़चन पैदा कर सकता है? बिल्कुल कृष्णा जी, जब हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट चेक करने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट हैं या कोई बिल्डर की प्रॉपर्टी है या कोई सोसाइटी प्रॉपर्टी है, तो आपको सोसाइटी के ऑफिस से जरूर पता करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल है या नहीं है। होता क्या है कि कुछ सोसाइटी होती हैं जो एक सर्टेन कैटेगरी के लोगों को ही अपनी सोसाइटी में अलाउ करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई आईएएस कैटेगरी की कोई सोसाइटी उन्होंने बना दी, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स की एक सोसाइटी बना दी। वो चाहते हैं इसमें केवल गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही इसमें आए और जो बिजनेस वाले लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हों। ठीक है। तो वो अगर कोई बिजनेस वाला इस प्रॉपर्टी को जबरदस्ती लेके उनके पास एनओसी के लिए अप्लाई करेगा, वो एनओसी ऑफ कोर्स नहीं देंगे। क्योंकि उनके जो आरडब्ल्यूए के या जो उनका सोसाइटी है उसके जो बाईलॉज हैं वो जो बोलते हैं कि इनको हम दे सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं इसमें एंट्री करना, वही करेंगे। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कृपया इस ऑफिस में जो उनका सोसाइटी का या जहाँ का ऑफिस आरडब्ल्यू ऑफिस रहता है वहाँ पे जाके जरूर पूछ लीजिए कि मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ और क्या ये मेरे नाम पे आप इसमें एनओसी इशू करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद ही इसमें इन्वॉल्व हुई है। ठीक है। तो आपको जो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको एनओसी जो है वो आरडब्ल्यूए सोसाइटी सबसे जो है ज़रूर मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये आगे जाकर आपके लिए ही दिक्कत पैदा कर सकता है, जैसे कि सुरेंद्र जी ने भी आपका इसमें मालिकाना हक भी नहीं बनेगा जी। जब मालिकाना हक नहीं बनेगा तो आपको बैंक लोन में भी दिक्कत आएगी, फर्दर रीसेल में भी दिक्कत आएगी। प्रॉपर्टी का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं तो प्रॉपर्टी आपकी है। अगर डॉक्यूमेंट में कहीं कोई डिस्प्यूट है, आधी अधूरी डॉक्यूमेंट है, तो आप मान के चलिए कि प्रॉपर्टी भी आधी अधूरी आपके पास आई है और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपके पास आई है।
तो आप खुद सोचिए, आप प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं, आप घर क्यों खरीदते हैं? अपने आप फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप भविष्य में रहें घर के अंदर तो आप तसल्ली से रहें, बिना किसी परेशानी के रहें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सारे कागज़ दस्तावेज अच्छे से चेक करें और ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जो विवाद से बिल्कुल परे हो, दूर हो। जैसा कि सुरेंद्र जी आप बता रहे थे, बहुत अच्छे से आपने जो है ये पूरा हमको समझा तो दिया है। खैर, अगर आपके भी मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं और सुरेंद्र जी से आप भी अपने सवाल जो हैं वो पूछना चाहते हैं तो तरीका बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है कि आपको हमें अपना सवाल व्हाट्सएप करना है। आपको सबसे पहले व्हाट्सएप में जाकर प्रॉप लिखना है, PROP, उसके बाद स्पेस देकर अपना क्वेश्चन लिखिए और 9354027995 पर जो है आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप YouTube के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है। हमारा शो YouTube के लिंक के नीचे आपको जाना है, कमेंट सेक्शन में आपको अपना सवाल जो है वो टाइप करना है और हम आपके सारे सवालों को अपने शो में शामिल करेंगे और आपके सवालों के जवाब जो है हमारे एक्सपर्ट से दिलाएंगे। तो सुरेंद्र जी के पास वापस जाऊंगी और आपके और बहुत सारे सवालों को मैं शो में शामिल करूंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं और अभिषेक आपको ये बताएंगे कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं ना, तो उससे पहले आपको क्या चीज़ें जो है वो चेक करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से दस्तावेज जो है वो जाँचने चाहिए। थैंक यू पल्लवी। प्रॉपर्टी पसंद आ गई है तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, आपका अगर खरीदने का मन भी बन गया है तो उसके बाद कुछ की डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, आगे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस उसमें ना आए। तो ऐसे कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में हम स्क्रीन के ज़रिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो सेल डीड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर क्यों ज़रूरी है? ताकि मालिकाना हक जो है वो आपको पता चल सके कि जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उसका असली मालिक कौन है। इसके अलावा उससे पहले जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो कौन था, तो ये एक क्लैरिटी यहाँ पर सेल डीड के ज़रिए आपको मिल जाएगी। दूसरे डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी कि EC, लोन, केस या क्लेम का रिकॉर्ड यहाँ पर पता चल सकता है। एक तरह से प्रॉपर्टी क्लीन है कि नहीं है, कोई विवाद तो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इससे आपको पता चल जाएगा। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट नंबर 2 पर ये डॉक्यूमेंट है, इसको आप ज़रूर चेक करें। म्यूटेशन रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी का नामांतरण हुआ है या नहीं, ये म्यूटेशन रिकॉर्ड के जरिए आपको पता चल जाएगा, तो इसको भी आप ज़रूर चेक करें। भूमि रिकॉर्ड, खसरा और खतौनी को आप ज़रूर चेक करें, खास तौर पर ग्राम और पंचायत के लेवल पर जो लैंड के जो मामले होते हैं उसकी पूरी कुंडली खसरा और खतौनी से पता चल जाती है, तो उसको आप ज़रूर चेक करें ताकि ज़मीन से रिलेटेड जो भी जानकारी है, मालिक कौन है, कोई विवाद तो नहीं है, तो ऐसी कंप्लीट जानकारी आपको इसके ज़रिए मिल जाएगी। उसके बाद चलते हैं पोजीशन प्रूफ, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल ले सकते हैं, वाटर टैक्स की रसीदें ले सकते हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की जो रसीदें होती हैं वो चेक कर सकते हैं, जिससे कि एक तरह से क्रॉस कंफर्म हो जाएगा कि जो प्रॉपर्टी का असली मालिक है वो वही है जिससे कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और लास्ट में NOC, वो जो कि सोसाइटी अप्रूवल एक तरह से जो होता है, NOC आप ले सकते हैं। अपार्टमेंट में विवाद तो नहीं है, वो एक तरह से NOC से पता चल जाएगा, मतलब एक तरह से सोसाइटी जो होगी वो आपको बता देगी कि प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ के लिए उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी विवाद इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप एक तरह से इसको भी आप ज़रूर चेक करें। तो ये हैं कुछ की डॉक्यूमेंट जिनको आपको चेक करना बेहद ज़रूरी है, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी को आगे परचेज़ के लिए चल सकते हैं। इसमें ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं सुरेंद्र जी के पास, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जो है आप चाह रहे होंगे कि आपको पूरी डिटेल के साथ आंसर्स मिले, तो हम आपके भी सवालों को शामिल करेंगे, लेकिन अपनी चर्चा को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। तो सुरेंद्र जी, ये म्यूटेशन, EC, सेल डीड, क्या ये सभी दस्तावेज जो हैं वो मालिकाना हक साबित करने में एकदम बराबर की अहमियत रखते हैं? तो बेसिकली सेल डीड पहला डॉक्यूमेंट आपके नाम से बनता है, फिर आप दाखिल खारिज या म्यूटेशन कराते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है। EC इज द प्रूफ कि जो सरकारी रिकॉर्ड में आप चाहें तो निकाल दें कि इस सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया या नहीं आया, क्रॉस चेक करने के लिए है वो। ठीक है, ठीक है। सो आपका सेल डीड एंड म्यूटेशन इज द डॉक्यूमेंटेशन जो कि आपकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक प्रूफ करते हैं, और EC उसको रोबस्ट करता है कि हाँ आप ही मालिक हैं। ओके। सो बेसिकली मालिकाना हक के लिए तो सेल डीड और म्यूटेशन जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप मालिकाना हक अपना साबित करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास सेल डीड होनी चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। लेकिन प्लॉट खरीदते हुए हमें भूले, खसरा, ये तमाम चीज़ों की जानकारी कैसे मिलेगी? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें पता तो लग रहा है कि आज हमें ये पता करनी चाहिए, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि जानकारी मिलेगी कहाँ से?
हर स्टेट ने अपने अपने वेबसाइट बनाई हुई है जिसके अंदर पूरा रिकॉर्ड रहता है लैंड का, कौन सी लैंड का कौन से मतलब बेसिकली वो अपना स्टेट वाइज रहता है, देन फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज रहता है, फिर सिटी वाइज और फिर तहसील वाला। तो उस लिहाज से फिर हमको खसरा नंबर रहता है, खसरा नंबर, और हम जो अपना तहसील का एड्रेस डालते हैं उसमें लिखते हैं कि कहाँ की प्रॉपर्टी है, किस गांव की प्रॉपर्टी है। तो कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑटोमेटिकली वो पूरा डिटेल आता है कि इस खसरा नंबर में कौन कौन हकदार हैं, मालिकाना हकदार हैं, और इसमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इसमें कोई लोन तो नहीं है। वो सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है जी। तो आप बड़े आसानी से उसको आज पता कर सकते हैं। पहले बहुत डिफिकल्ट था। पहले तो आपको जो पटवारी रहते हैं उनके पीछे पीछे घूमना होता था, 4 बार जाना होता था, फिर वो निकाल के देते थे आपको। ऑल्दो आज भी वो तरीका है, आज भी आप पटवारी के पास जाके कर सकते हैं, लेकिन एक कंप्यूटराइजेशन सिस्टम भी आपकी बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम शहरों में रहते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में, टियर 1 में, उनके लिए तो आसान है कि ऑनलाइन ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, हम कंप्यूटर पे चेक कर सकते हैं। लेकिन गांव में, मैं छोटे शहरों की बात करूं तो आज भी उनको शायद पटवारी के पास ही जाना पड़ता है। नहीं, वैसे पटवारी के पास जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर वो इतने स्मार्ट हो गए सब लोग कि वो चेक कर लेते हैं अपना खुद का। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि सब अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक आराम से चला लेते हैं तो ये चीज़ें भी चेक कर पाएंगे जो उनके काम की है। खैर, कुछ और सवाल हमारे दर्शकों के आए हैं, तो कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। दिल्ली से सोनल अग्रवाल का सवाल है, ये कह रहे हैं कि अगर होम लोन पास हो गया तो इसका मतलब ये है कि सभी कागज सही हैं। और मैंने ये भी देखा है सुरेंद्र जी कि लोग अक्सर क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो एक छोटा सा होम लोन, चाहे मतलब प्रॉपर्टी के लिए पूरा पैसा भी हो, 5 लाख 10 लाख का होम लोन सिर्फ इसलिए ले लेंगे कि बैंक भी जो है अपनी तरफ से पूरी पड़ताल जो है वो करेगा। तो बैंक की पड़ताल पे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं? बेसिकली जब आप प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं तो आपको जो बाकी हमने आपको बताया है कि आपको खुद चेक करने हैं डॉक्यूमेंट्स, आपको इनकम से सर्टिफिकेट आपको निकालना चाहिए, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, या जैसे अथॉरिटी है तो अथॉरिटी के पास जाके पता करना चाहिए कि ओनरशिप किसकी है। और फिर बैंक भी इसको क्रॉस चेक कर लेता तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन आपको जरूर चेक करना चाहिए। होम लोन वाला बैंक वाला चेक करेगा, वो एक प्रूफ है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में जो बैंक लोन दे रहा होता है उसका पर्पज उसका ब्याज खाना होता है। और उसका पर्पज किसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी पे मालिकाना हक करने का नहीं होता। सो वो जब आपको केवल पैसे इसके लिए दे रहा है, वो केवल सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी दे रहा है, तो वो चाहता है कि उस तरह की चीज हो जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो जी। लेकिन फिर भी आपको भी अपना क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए। सो केवल बैंक के होम लोन के बेसिस पे आप ना जाएं, और साथ में अपना भी पूरा डिलीजेंस जरूर करें। ठीक है, और आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये दस्तावेज वगैरह लीगैलिटीज़ में बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमें किसी की मदद लेनी चाहिए, किसी लॉयर की मदद लेनी चाहिए, किसी एडवोकेट की मदद ले लेनी चाहिए? सारे बिल्कुल लेनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, समझदारी नहीं है कि कैसे होते हैं, तो आप किसी लीगल बंदे को हायर कर सकते हैं। वो 5-10-15,000 25,000 कुछ रुपये लेगा, जिसकी जैसी फीस होती है, लेकिन वो आपके बहुत बड़े अमाउंट को बचा देता है। सो वो सेफ्टी पर्पज के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप अच्छा स्टेप ले रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे अभी आपने पूछा था सोनल जी कि बैंक अगर हमसे चेक कर रहा है तो क्या उस पर भरोसा कर ले। भरोसा आप कर सकते हैं, लेकिन इससे साथ में आप जो है अपनी भी चीज़ें जो है वो ज़रूर चेक कराइएगा। अगर आपको खुद समझ नहीं आ रहा है तो जैसा कि सुरेंद्र जी ने राय दी, आप ये भी कर सकती हैं कि आप किसी लीगल एक्सपर्ट की मदद ले सकती हैं, किसी लॉयर की मदद ले सकती हैं। वो चंद पैसे लेकर जो है आपको सारी जानकारी जो है वो निकाल के दे देंगे। इससे कम से कम आप टेंशन फ्री हो जाएंगे और बिना किसी परेशानी के जो है वो आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। अगला सवाल कानपुर से अरुण दुबे का है। ये कह रहे हैं कि प्लॉट पर बिजली पानी के बिल जो है वो पुराने मालिक के नाम पर आ रहे हैं, तो क्या मालिकाना हक मेरा माना जाएगा? नहीं, मालिकाना हक में इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आपने दाखिल खारिज करा लिया है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पे आपको अपना नाम वहां भी चेंज कर लेना चाहिए। ये क्या है कि सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। आपने दाखिल खारिज कराया, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तक ही सीमित है। अच्छा। सो आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आपका नाम आपको चेंज करा लेना चाहिए, वाटर डिपार्टमेंट में करा लेना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी है, RW है, वहाँ पे आपको अपना नाम चेंज करा लेना चाहिए। और गैस का यदि कनेक्शन है तो वहाँ नाम चेंज करा लेना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें ही होती हैं जहाँ की आपको नाम चेंज कराना होता है। इसमें कहीं कोई फीसिस ज़्यादा कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़े से आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन की, दाखिल खारिज की कॉपी लगानी पड़ती है, ताकि वो जो आपका नाम जब चढ़ा रहे होते हैं तो उनको बस कॉन्फिडेंट आ जाए उनको कि हाँ ये प्रॉपर्टी आपने ले ली है। तो ये बिल्कुल सलाह है इस तरह की रहती है कि अगर नहीं आपका पुराने बंदे का नाम आ रहा है
तो अपना नाम जरूर चेंज करा लें। थोड़े से आपको समय जरूर लगेगा बट लेकिन करा लेना चाहिए इसको। और वैसे भी मुझे लगता है करा भी लेना चाहिए जल्दी, क्योंकि आजकल आधार या किसी में भी आपको एड्रेस चेंज कराना हो तो टेलीफोन का बिल, गैस का बिल, ये सारे बिल्स तो वो मांगते हैं तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम रहते रहते जो है आप अपना सारा कुछ चीज़ें जो है अपने नाम जो है सब जगह पे अपडेट करा लें, क्योंकि आजकल हमने देखा भी है कि आधार वगैरह अगर जब आपको अपडेट कराना होगा तो ये तमाम बिल्स की रिक्वायरमेंट तो जो होती है ना वो आपको अपडेटेड रहेगी। अगला सवाल मुंबई से अनिकेत ठाकुर का है। ये कह रहे हैं कि टाइटल डीड में सेलर के नाम की स्पेलिंग जो है वो गलत है क्या, तो क्या ये भविष्य में कोई दिक्कत पैदा कर सकता है? यूजुअली ऐसे कभी कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं, लेकिन सलाह ये रहती है कि इसके लिए करेक्शन डीड या रेक्टिफिकेशन डीड बोलते हैं इसको। करेक्शन डीड या रेक्टिफिकेशन डीड आप जरूर इसकी करा लें। इसमें फिर आप उसमें एक पॉइंट्स बन जाते हैं कि पहले गलती से हमारा नाम ये आ गया है, अभी हमारा एक्चुअल नाम ये है। अगर ये आप तब वो नहीं करा पा रहे हैं तो कम से कम एक एफिडेविट ले लें सेलर से कि हमने पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको बेची हुई है और मेरा एक्चुअल नाम ये है, लेकिन गलती से वहाँ पे हमारा नाम ये आ गया है, तो हम इस पर कोई आगे कोई किसी तरह कोई हक नहीं जताएंगे। ठीक है। लेकिन अच्छा तो ये रहेगा कि आप इसकी करेक्शन डीड कराएं या रेक्टिफिकेशन डीड कराएं, जहाँ पे जिसका जो नाम देते हैं। ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन डीड जो है वो आप करा सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। खैर सुरेंद्र जी, एक चीज़ मैं आपसे और भी समझना चाहूँगी, चूँकि हम एनसीआर में रहते हैं तो हमने काफ़ी चीज़ें, और ख़ासतौर पर नोएडा में जो है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लीज होल्ड पे हैं। फ्री होल्ड का भी कंसेप्ट है लेकिन वो दिल्ली वगैरह तक ज़्यादातर लिमिटेड है। फ्री होल्ड नोएडा में हमने देखी है लेकिन कम देखी है, लीज होल्ड पे ज़्यादातर जो है सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। तो इनमें अंतर कहाँ आ जाता है, और इनकी ओनरशिप जब वेरीफाई करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है क्या, कुछ अलग चीज़ें रहती हैं? क्योंकि फ्लैट खरीदने वाले लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदे हैं उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अपन ऐसे लेके चलें कि जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहती है वो और लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहती है, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम रहते हैं। अच्छा। और फ्रॉड होने के चांस भी कम रहते हैं। ओके। क्योंकि ये जितनी भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी हैं वो सारी नई प्रॉपर्टी हैं, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल पुरानी, 40 साल जैसे पुरानी। मैंने नोएडा का आपको जिक्र किया तो नोएडा जो है अभी फिलहाल ही बना है, 35-40 साल, 30 साल, इतना ही। तो नोएडा अथॉरिटी के पास में हर प्रॉपर्टी का एक सर्टेन फाइल है, रिकॉर्ड है। ओके। तो आप कभी भी जाके इस पर्टिकुलर फाइल को चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जब आप सेल डीड कराने जाते हैं तो उसके पहले नोएडा अथॉरिटी से ट्रांसफर परमिशन लेनी पड़ती है कि हम इसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर वो ट्रांसफर परमिशन नहीं मिली तो सेलर उसको नहीं, फिर आपके नाम पे, बायर के नाम पे रजिस्ट्री नहीं करेगा। ठीक है। तो वो एक क्रॉस चेक, जब अगर वो टीएम होके, ट्रांसफर परमिशन होके आ रही है तो इसका मतलब है कि वहां से वो फाइल क्लियर है। अच्छा। सो आपने क्रॉस चेक कर लिया कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। फ्री होल्ड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। अच्छा। डिपार्टमेंट अलग अलग है, आपका जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो अलग है, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जहाँ रिकॉर्ड रहता है, रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट है वो अलग है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम है रजिस्ट्री करना। ठीक है। वो उस टाइम पे इसे चेक नहीं करता है कि हम जो रजिस्ट्री कर रहे हैं उसका मालिकाना हक उस बंदे के पास में है या नहीं है। अच्छा। जो रिकॉर्ड कीपिंग डिपार्टमेंट है उसके पास रिकॉर्ड रहता है जो कि प्रॉपर्ली मेंटेन करता है कि कौन इसका मालिक है। तो ये एक डिफरेंस रहता है। तो फ्री होल्ड में हल्का सा कई बार प्रॉपर्टी एक बार या 2 बार आदमी बेच सकता है, लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि अगर उसने एक बार बेच दी तो उसका नाम वहां से हट गया अथॉरिटी से, अगर हट गया तो वो दोबारा मतलब कोई परमिशन ही नहीं मिलेगी उसको। ओके। तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में जहाँ पे हम देखते हैं स्पेशली नोएडा में लीज होल्ड प्रॉपर्टीज ही हैं ज़्यादातर। 99 ईयर्स की ज़्यादातर में लीज है। आपने नोएडा में एक और चेक किया होगा कि नोएडा के अंदर आपको ऐसा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, कब्जा किसी ने आया और कब्जा कर लिया, वो बहुत कम मिलता है। बट अगर दूसरे छोटे छोटे आप शहरों में देखें जहाँ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रहती है तो वहाँ पे पता लगा फला आदमी ने कब्जा कर लिया, फला दबंग आदमी है उसने कब्जा कर लिया। नोएडा में ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। उसका रीजन यही रहता है क्योंकि नोएडा अथॉरिटी एक अथॉरिटी है जिसके पास में पावर्स हैं कि कोई दूसरा मालिकाना हक उस पर जताए तो वो इसको इंटरफेयर करके इसको सॉल्यूशन दे दे। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है तो ऐसे में आप क्या रेकमेंड करते हैं? फ्री होल्ड उसके लिए बेटर है कि लीज होल्ड वाली प्रॉपर्टी खरीदना बेहतर है? देखिए, ये तो आप कहाँ पे हैं, ये लीज होल्ड हर जगह उपलब्ध नहीं है। अच्छा। ये कुछ जो नई सोसाइटी नए जो शहर बस रहे हैं वहाँ पे ये इस तरह का ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे नोएडा का भी हम एग्जाम। अदरवाइज तो आपको यूजुअली बाकी सब जगह पे तो आपको फ्री होल्ड ही मिलती हैं। अच्छा। सो ये तो फिर आप जहाँ पे रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, वो तो चॉइस, मतलब कई बार कंपल्सन हो जाता है चॉइस ना हो गए।
ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और अगर आप एनसीआर रहते हैं या मुंबई जैसे शहरों में भी लीज होल्ड का कंसेप्ट है क्या? शायद कुछ जगह पे हो सकता है, जो नए एरिया डेवलप हुए थे, नवी मुंबई वगैरह, वहाँ हो सकता है, बाकी तो फ्री होल्ड ही था। तो ठीक है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, तो आपके लिए बेहतर ये रहेगा कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आपको दस्तावेज जांचने जो है वो आसान रहेंगे। आप इजीली बहुत चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप असल में किसके पास है। फ्री होल्ड में जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया, थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। खैर, आखिर में सुरेंद्र जी, बस मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार घर खरीदने जा रहे होंगे और हमारा ये शो भी देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि रजिस्ट्री का मतलब ओनरशिप नहीं है, तो एक व्यक्ति जो होता है, आम आदमी, वो थोड़ा घबरा जाता है कि अभी तक तो हम यही मान के चल रहे थे कि रजिस्ट्री ओनरशिप है। तो ऐसे में जो पहली बार घर खरीदने जा रहे हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों का उनको ख्याल रखना चाहिए जब भी वो कोई प्रॉपर्टी पसंद करें या उसे खरीदें? उनको ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल लें, जैसे हम कार चलाना पहली बार सीखते हैं तो बड़ा संभल के चलाते होते हैं जी। सो उनको तो 12 साल, जैसे मतलब फ्री होल्ड है तो 12 साल निकालना जरूरी है। अगर सोसाइटी की प्रॉपर्टी, सोसाइटी से चेक करना, जो चेक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अथॉरिटी से चेक करना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से चेक करना, ये सब जरूर करना चाहिए। ठीक है। किसी भी तरीके का फंड से इन्वॉल्वमेंट करने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि आपने तो पहली बार लिया, अगर पहला टेस्ट ही खराब निकल गया तो फिर आगे आपको कभी भी प्रॉपर्टी खरीदने में हमेशा एक उलझन रहेगी, झिझक रहेगी। तो ये सलाह है उनको कि वो हमेशा एक अपना टाइटल चेक जरूर कराएं। ठीक है। किसी एडवोकेट को पकड़ें, कुछ भी करें, बट टाइटल चेक जरूर कराएं। ठीक है। तो किसी एडवोकेट की मदद आप ले सकते हैं अगर आप पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, या आपने अगर हो सकता है पहले 1-2 बार खरीदी भी हो, लेकिन स्टिल अभी भी आपको कंफ्यूजन है कि मुझे किन किन दस्तावेजों को चेक करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप किसी एडवोकेट की मदद ले लें और उसके बाद तमाम सारे अच्छे तरह से कागज़ जो हैं वो चेक करें, सारे दस्तावेज जो हैं अच्छे से जाँचें और उसके बाद ही प्रॉपर्टी खरीदने का अपना फैसला लें। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आपने हमारे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में ये समझा दिया है कि कैसे वो ये जांच सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी उनके लिए सही है और कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बोनस एंड यू। थैंक यू वेरी मच। तो अब ये मान लेना कि रजिस्ट्री हो गई मतलब घर मेरा हो गया, ये सोच थोड़ी सी पुरानी सी हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि रजिस्ट्री सिर्फ एक प्रक्रिया है। असली मालिकाना हक साबित करने के लिए आपको खुद जागरूक होना होगा। जी हाँ, सेल डीड से लेकर ईसी और म्यूटेशन तक हर जरूरी दस्तावेज की जांच जो है वो आपको करनी होगी। सिर्फ ऑफर या लोकेशन देखकर नहीं, बल्कि कानूनी जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला करें। क्योंकि याद रखिए, प्रॉपर्टी सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म लीगल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। तो मिलेंगे अगले हफ्ते एक और एपिसोड में आपके साथ, एक और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हुए, सिर्फ प्रॉपर्टी जंक्शन में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।